फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने फिर से तैयारी करेंगे, यानी कि जो हम तैयारी कर रहे हैं CTET की उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसी के आगे जो हम तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, SST की, यानी कि SST की NCERT देख रहे हैं। NCERT में आपको पता है कि क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपके जो 30 नंबर का जो SST में पोर्शन आता है वो आता है पूरा का पूरा NCERT से। और NCERT का टाइम देखने का मतलब ये है कि आपको NCERT पूरी ना पढ़नी पड़े, इसलिए हम समरी के तौर पर जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है और आपके जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको कराई जा रही है, जिससे आपको NCERT का नोट्स एक प्रोवाइड हो जाए समरी रूप में, जिससे आपका पेपर 2 क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आज का चैप्टर। यानी कि हमने 6th क्लास की हमने कौन कौन सी चीज़ देख ली। 6th क्लास की हमने ज्योग्राफी देख ली, हिस्ट्री देख ली, और आज हम पोल साइंस देखेंगे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का देखेंगे, राजनीतिक या जिसे सिविक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखते हैं हम इस किताब को ओपन करते हैं तो इसमें देखते हैं कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर दिखाए गए हैं। देखते हैं इसका इंडेक्स कहाँ बताया गया। देखिए इसमें 9 चैप्टर हैं, यानी कि शहरी क्षेत्र के में जीविका का संदर्भ में है। यानी कि पहला है विविधता की समझ, यानी कि विविधता की समझ के बारे में है। तो ये कहानी के रूप में दिया गया है चैप्टर, ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है। तो चलते हैं, आज का पहला चैप्टर क्या है, अध्याय विविधता की समझ, यानी कि विविधता की समझ के बारे में सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है आपको विविधता के बारे में। विविधता के बारे में क्या क्वेश्चन आता है भाई, देखो हर व्यक्ति अलग होता है, यानी कि कोई भी अगर एक परिवार में 2 बच्चे पैदा हुए हैं और 2 बच्चे एक ही साथ ही पैदा हुए हैं तो क्या नाम, वो भी अलग अलग होंगे। तो यानी कि सभी बच्चे, जैसे मान लीजिए आपके ट्विंस ही पैदा हुए तो उसमें भी विविधता होती है। जैसे मान लीजिए एक बाग में कई सारे फूल लगे हैं एक ही किस्म के, तो उसमें भी विविधता होंगी, कुछ ना कुछ। आप एक बार में एक ही चीज़ को बनाने लगे, यानी कि आपने पहली बार आपने कुछ चीज़ बनाई, मान लीजिए कोई भी अपनी डिश बनाई और मान के चलते हैं आपने छोले बनाए, तो पहली बार में जो टेस्ट रहेगा दूसरी बार में टेस्ट वही रहे भले ही, पर कुछ ना कुछ 19-20 भी अंतर रहता है। इसलिए विविधता का कॉन्सेप्ट माना गया है कि एक बार जो चीज़ बन गई, जैसे हमारी ड्राइंग होती है, एक बार जो बन गई वो दोबारा नहीं बनती। और आपने कभी भी किसी से भी सुना भी होगा कि एक बार जो काम हो गया वो दोबारा असंभव है करना। ठीक है, भले उसके जैसा हो जाए, यानी कि उसके जैसा हो सकता है पर उसके वही नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं विविधता का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर सभी जगह आता है, चाहे वो हमारे नेचर में हो, चाहे भाषा में हो, चाहे त्यौहार में हो, चाहे जीवन में हो, चाहे किसी ना किसी रूप में हो। तो ये आपको पहला बताया गया विविधता की समझ के बारे में, यानी कि विविधता क्या होती है। इसमें एक कहानी दी गई है, कहानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और यानी कि समीर की बात कहानी दी गई है और एक बच्चे की कहानी दी गई है, तो वो बताई गई है। फिर ये आपको विविधता के बारे में कॉन्सेप्ट बताया गया है, जो कोयल और कौवा की जो कहानी है वो वाले बताया गया है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में विविधता का देश है, आपको पता ही सबको भारत में विविधता का देश है। और भारत में क्या है, भारत में बहुत सारे त्यौहार हैं, बहुत सारी भाषाएं। आप ये बताओ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, और भाषा का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि भाषा का जो कॉन्सेप्ट है और भाषा कौन सी अनुच्छेद में बताई गई है, तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना। और ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा वाला, तो आपको पता होना चाहिए। भाषा का क्वेश्चन हर हालत में पूछा जाएगा, क्योंकि भाई आपने 2 लैंग्वेज ले रखी है और 2 लैंग्वेज में से एक ना एक में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि भाषा की कौन सी, यानी कि भाषा की विविधता के बारे में, या फिर आपको भाषा के आर्टिकल के बारे में मिलेगा, या फिर आपको पूछा जाएगा कि भाषा कितनी तरह की होती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि विविधता वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। विविधता वाला कॉन्सेप्ट एक और समझ लीजिए, जैसे कि हमारा ये पूरा एक तरह से इंडिया है। ठीक है, मैप तो मेरे पे क्या नाम इतना अच्छी तरह बनाया जाता, पर ये मान के चलिए इंडिया है। तो इंडिया में आपने देखा होगा यहाँ पर अलग ट्रेडिशन है, यहाँ पर अलग ट्रेडिशन है, यहाँ पर अलग ट्रेडिशन है, यहाँ पर अलग ट्रेडिशन, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, मतलब हर जगह का, हर स्टेट मान लीजिए 28 राज्य हैं हमारे यहाँ, तो 28 राज्यों में 28 के 28 राज्यों में अलग तरह का ट्रेडिशन है, त्यौहार अलग तरह के हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग तरह। यानी कि अगर इंडिया में अगर हर त्यौहार की छुट्टी दी जाए तो 365 दिन स्कूल बंद रहेंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि अगर इंडिया में हर त्यौहार की छुट्टी दी जाए तो 365 दिन छुट्टियों की रहेंगी।
चलिए आगे चलते हैं, इस चैप्टर में देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है अब मैं यहाँ पर है, जो लद्दाख में आपने देखा होगा, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के पूर्वी पहाड़ में एक रेगिस्तान का इलाका है, बहुत ही जो कम खेती होती है, और यहाँ पर आपने देखा होगा बर्फ़ के यानी कि बर्फ़ ढकी होती है, इसलिए ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। करीब 400 साल पहले क्या हुआ, लोग इस्लाम धर्म के यहाँ एक तरह से आए, और एक आपको ये पता होना चाहिए, तिब्बत में ग्रेट केसर यानी कि तो केसर सांगा जो है लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उनकी स्थानीय रूप से मुसलमानों और बौद्ध दोनों के लोग गाते हैं, यानी कि एक तरह से नाटक के रूप में देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ के लोग। खासकर जो एक की बकरी पालते हैं, और ये तो आपने पढ़ाई है तो आपको इसकी चीज़ का बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक तरह से क्रॉस तो लगाएंगे नहीं हम। ये आपका ईवीएस में, यानी कि ईवीएस में आपने पढ़ा हुआ है पश्मीना बकरी वाला, और पश्मीना शॉल के से, और जो हमारे जो मोदी जी हैं वो पश्मीना शॉल यानी कि पश्मीना शॉल ही ओढ़ते हैं। अब केरल में क्या होता है, केरल में विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्ची, लौंग, इलायची आदि पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपको कब कराया था, ज्योग्राफी में करा चुका हूँ, तो आपको वहाँ से ही पता चल गया होगा। ये देखिए पॉलिटिकल में पढ़ रहे हो आराम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओमन को एक विशेष आकर्षण का नाव प्रतीक माना जाता है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको चलिए, विभिन्न धर्म का पालन करते हैं, जिसमें यानी कि केरल के लोग विभिन्न धर्म का पालन करते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये इस चीज़ की बात बताई गई है। ठीक है। चीन के व्यापार भी केरल यानी कि व्यापारी भी केरल आते हैं, और ये जो चीज़ें आपको बताई है अभी मैंने हूबहू वैसे ही चीनी वाला यानी कि तरह से त्यौहार है। ठीक है, ये आपको बताया गया। इसमें और कुछ खास नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसकी एक ये वाली, ये क्वेश्चन आ चुका है, और दूसरी है ये वाली जो आपके ईवीएस में पढ़ा चुका है मैंने, और ज्योग्राफी में 6ठी क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू की किताब कौन सी है, भारत एक खोज, और ये भारत एक खोज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो याद कर लेना, भारत एक खोज जो है जवाहरलाल नेहरू की है। फिर आता है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा जो हमारा गणतंत्र जो है, गणतंत्र बोलो राष्ट्रीय गान की भारत की क्या करता है, भारत की एकता को अभिव्यक्त करता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा, और जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा। एक बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा, और एक किसने लिखा, बताइए कमेंट सेक्शन में किसने लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको भाई ये एसएसटी वाले होकर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं पता तो आपको एक तरह से ये मान के चलिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जब आप एसएसटी पढ़ाओगे तो। फिर आता है दूसरा चैप्टर विविधता और भेदभाव। 2 वर्ड आपको, विविधता वाला तो आपको पता चल गया, भेदभाव भैया भेदभाव का मतलब ये है कि ये हैं सारे के सारे आदमी। ठीक है, ये जो लड़की है, ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है, ठीक है, और ये भी चलो मान ली ये लड़की है। ठीक है, अब ये लड़के कहने लगे हम तो लड़के हैं जी, क्या नाम, लड़कियों के साथ ये लड़कियां हैं, इन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए, तो वो क्या होता है, भेदभाव होता है। भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो उससे कहते हैं यानी कि क्रिटिसिज्म करना, एक तरह से कि अलग थलग करना कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो वो हो गया भेदभाव। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सीटेट में हम पढ़ते हैं कि लड़कियां क्या नाम जिसे कहते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका सीटेट में कि हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि लड़कियां मैथ्स में कमज़ोर हैं, यानी कि गर्ल्स जो है आपकी मैथ्स में कमज़ोर हैं, मैथ्स में, हाँ मैथ्स में कमज़ोर है और बायो में सही है। ठीक है, तो गर्ल्स को क्या दिलाया जाए, मैथ्स छोड़कर बायो दिलाई जाए। आज भी आपने देखा होगा कि सबका यही कहना है कि लड़की है तो इन्हें बायो दिलाओ, मेडिकल में चल जाए। क्यों, इंजीनियर में आज के टाइम में आपने देखा होगा जहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको मैं बताता हूँ आजकल के हालत भी तो अलग ही चल रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपको लड़कियाँ मिल जाएंगी। अब बताओ, मैकेनिकल इंजीनियर में जब लड़कियां मिल रही हैं तो क्या ना वो फैक्ट्री में भी काम करेंगी, वो मशीनरी में भी काम करेगी, तो उसका मतलब क्या है, तो कहीं ना कहीं भेदभाव ख़त्म होता जा रहा है। लड़के और लड़कियों का भेदभाव आपको मैंने बता ही दिया। चलिए आगे चलते हैं, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है वैसे तो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, अभी जो जब से आया है यानी कि आपको पता होना चाहिए। और ये विकलांग शब्द किसके लिए आ गया है, जो लोग एक तरह से जो चल फिर नहीं सकते और जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से वंचित है। ठीक है, विकलांग जो है शब्द
को बदलकर क्या करा गया है, बताओ। विकलांग शब्द को बदलकर आज उनके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह खास ज़रूरत वाले बच्चे, यानी कि खास ज़रूरत वाले बच्चों के लिए रूप में किया जाता है। फिर आता है रूढ़िवादी धारणा। रूढ़िवादी धारणा का मतलब ये है कि जो पुराने समय से कुछ एक तरह से मिथ जो चलते आ रहे हैं वो है रूढ़िवादी धारणा, कि क्या नाम लड़कियों को जो पढ़ाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो है रूढ़िवादी धारणा है। एक तरह से अपराध की श्रेणी में, यानी कि बेवकूफ़ की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि ये बताया गया है रूढ़िवादी धारणा के रूप में। अरे ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी इसमें। असमानता का भेदभाव तो आपको पता ही है कि आज भी बहुत सारे गाँवों में क्या करते हैं, लड़के को तो पढ़ने के लिए भेज देंगे पर लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, और अगर भेजना पड़े तो फिर वही कहते हैं कि दूर है, वहाँ पे कौन इसको देखेगा, ये सब चीज़ें आएंगी। फिर आता है दलित की बात। दलित क्या होता है भाई, आपको मैंने जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था, मैं आपको चीज़ एक सवाल के और क्वेश्चन मार्क पर छोड़ा था कि 4 वर्ण हैं हमारे यहाँ, ठीक है, 4 वर्ण हैं, और चारों वर्ण में पहला है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, ठीक है, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। अब जब से राजा सिस्टम शुरुआत से चल रहा राजा सिस्टम, तो राजाओं जब एक्स राजा जो है, यानी कि एक्स राजा और वाई राजा, ठीक है, ये राजा ने इस पर हमला किया। ध्यान से सुनते जाना, आज फिर आपको उसी सवाल पर छोड़ के जा रहा हूँ मैं आपको। इस राजा ने इस पर हमला किया, ये है क्षत्रिय और ये है ब्राह्मण, ठीक है, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय मान के चलो कि राजा तो ब्राह्मण है ही। तो इसने क्या करा, इस पर हमला किया, इसने इस पर हमला किया, तो एक्स वाला जो है क्या है वो जीत गया और वाई वाला हार गया, यानी कि ब्राह्मण हार गया, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर वाला और सेकंड नंबर वाले के में लड़ाई हुई और फर्स्ट नंबर वाला हार गया, सेकंड नंबर वाला जीत गया। अब ट्रेडिशन क्या कहता है, जो भी व्यक्ति हारेगा, यानी कि जो भी व्यक्ति हारेगा वो उसके जितने भी जो सेवक होंगे, सब कुछ होंगे, वो क्या बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक जगह आपने पढ़ा होगा, वो बन जाता है गुलाम। अब गुलाम को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, गुलाम को रखा जाता है चौथी श्रेणी में, यानी शूद्र वाली श्रेणी में। तो यानी कि अब ये कहाँ चला गया, जो यानी कि पहले नंबर वाला ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण कहाँ चला गया, शूद्र वाली श्रेणी में। अब इसका यानी कि अब इसका चलता रहा 200 300 500 साल तक राज चलता रहा, ठीक है। तो ये जो 500 साल तक ये चलता रहा, तो ये मान लीजिए 70 साल जिया, तो इसके बाद का जो बच्चा हुआ इसका वो भी अनक शूद्र होगा। तो इस तरह से चलते चलते फिर एक टाइम पे आ गया, इस शूद्र में ही चला गया। हुआ कि नहीं हुआ, मान के चलो हुआ कि नहीं हुआ, ये आप पर क्वेश्चन मार के ये सोच के देखो इस चीज़ को। बहुत ही बारीकी चीज़ गई है हिस्ट्री, जब आप थोड़ा सा पढ़ोगे, डीपली पढ़ोगे, तो इस चीज़ को एक तरह से महसूस भी कर पाओगे। भैया हिस्ट्री ये मतलब ये नहीं कि आप किताब पढ़ो और किताब पढ़कर फिर वो कहते हो अरे मेरे तो 200 नंबर है, मेरे तो 500 नंबर है, मेरे तो 80% है, 90% है। 80% 90% का कोई फ़ायदा नहीं जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन ना कर सको, अपने दिमाग में ना ला सको, सोच ना सको, उस चीज़ को समझ ना सको, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे 80% 90% वाले बहुत घूम रहे हैं, ढूंढ लेना, बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है भारत के एक महान नेता जो कहा जाता है अम्बेडकर जी के, जो जाति के आधार पर, उनको भेदभाव के आधार पर उन्हें बहुत सारा सामना करना पड़ा, और उन्होंने क्या करा, 1901 में केवल 9 साल की उम्र में जो महाराष्ट्र के केरा गांव में अपने भाई के साथ पिता से मिलने गए थे, और वहाँ पर स्टेशन मास्टर वाली बात जो है वो आपको पता ही है, स्टेशन मास्टर वाली बात, यानी कि यहाँ पर आपको बताई गई है। और इन्होंने क्या करा, संविधान को बनाया, यानी कि एक तरह से संविधान का निर्माण किया था। और संविधान का निर्माण किया एक तरह से, ये इन्होंने आज जो भी संविधान में कानून वानून है उनको पूरा स्टडी करके सब चीज़ें आई थी, इन्होंने ही बनाया, जिसे संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ये आपको कहानी बताई गई है, कहानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। समानता का संघर्ष आपको पता है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये आपको पता है। और पहले के लोग बागों में क्या था, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, और वो औरतों को वोट देने का अधिकार बहुत ही मुश्किल से एक तरह से मिला है। और फिर आता है जो हमारा जो संविधान का जो उद्देशिका है, यानी कि जिससे उद्देशिका है, उद्देशिका में मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। वैसे तो
आपकी उद्देशिका मैं ऊपर दिखा देता हूँ। इसमें क्या लिखा गया है, हम भारत के लोग हैं। भारत एक क्या है, संपूर्ण संप्रभुता समाजवाद पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के लिए पर समस्त यानी कि समस्त नागरिकों का ये बात कही। तो क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्तियों की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधित बढ़ने के लिए ये बताया ये और ये सब चीज़ें। और आपको क्या याद करना है भैया, ये जो लाइन है ना ये सारी की सारी याद कर लेना। एज इट इज़ आपसे पूछी जाती है, एज इट इज़ यानी कि बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा कि ये दे जाएगा कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले का संप्रभुता संपन्न, फिर आता है समाजवाद पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दे देगा दूसरे नंबर यानी दूसरे नंबर वाला पहले नंबर पर कर देगा, पहले नंबर वाला दूसरे नंबर पर कर देगा और यहीं पर बच्चे होते हैं कन्फ्यूज़न। चलिए अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, आगे देखते हैं इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है सरकार की बात, सड़क के यानी कि एक तरह से सरकार की बात आती है। सरकार में पता नहीं आपने वो कौन सा है जो अगर यूपी और के तरफ के बच्चे होंगे, यूपी में ज़्यादातर बच्चों ने वो जो मीम चलाता है कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं, जो सड़क के चलती है उससे सरकार कहते हैं। तो वो वाला मीम आपने देखा ही होगा, तो आपको पता ही होगा सरकार का मीनिंग क्या है, बताया गया है। सरकार जो है सरकार क्या है, तो आपसे पूछा जाता है सरकार क्या है। भाई सरकार आपको पता है सरकार क्या है, सरकार वो है जो एक तरह से किसी भी अवधि में यानी कि हर 5 साल में व्यक्ति द्वारा चुने गए एक क्या है व्यक्ति है या फिर एक तरह से सरकार है जो सभी के लिए यानी कि देश हित के लिए कार्य करती है। ठीक है, सरकार की स्तर यानी कि सरकार के स्तर। दरअसल सरकार को किसने भागों में बांटा आपको बताओ, स्थानीय सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और एक राष्ट्रीय स्तर पर होती है। भाई स्थान का मतलब क्या है, जो आपके गली मोहल्ले के आसपास का सरकार होगी, फिर आपके यानी कि पूरे राज्य की सरकार होगी, फिर पूरे देश की सरकार होगी, उसे कहते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। स्थानीय सरकार का मतलब ये होता है शहर या मोहल्ले का, जो आपके आसपास के, मैंने बताया ना आसपास के। फिर आता है राज्य का मतलब आपके पूरे राज्य का, जो ध्यान रखता है। राष्ट्र का मतलब जो होता है पूरे जो हमारे पीएम जी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखो जो हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे ना, वो ये रहा स्केलिंग, यानी कि वहाँ तो मिला नहीं, स्केलिंग यहाँ पर लिया। ठीक है, और इसमें एरो भी दिया गया है क्या, नहीं एरो नहीं दिया गया। इसमें देखें एरो दिया गया है क्या, इसमें भी एरो नहीं दिया गया, पर स्केलिंग है। स्केलिंग आपको मैंने जो वहाँ पर सोच रहे थे आप वहाँ पर नहीं। अब सरकार और कानून, सरकार और कानून का वही है कि सरकार के प्रकार आपको बता दिए, 3 तरह की सरकार होती है। फिर आता है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब ये होता है जब लोगों द्वारा, सीधे सीधे लोक का मतलब क्या होता है, लोग द्वारा, और तांत्रिक का मतलब होता है लोगों द्वारा। अब वो वाला तांत्रिक नहीं है जो जादू टोने वाले जो तांत्रिक टाइप के होते हैं लोग वाले, जिसे आप मानते हो, तो वो क्या है, वो नहीं। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब ये होता है जो लोगों द्वारा चुनकर एक निश्चित अवधि में किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी स्थान को एक तरह से चलाने के लिए उसके पास कार्यभार दिया जाता है, उसे कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। ध्यान रखना, लोकतांत्रिक सरकार का मतलब ये होता है। यही हाँ, ये वाली जो कहानी थी वोटिंग वाली आपको मैंने बता दी, ये है आपकी वोटिंग वाली कहानी। ये अमेरिका की कहानी है, ऐसे मत समझना। जब आप ये सोचते हो ना कि क्या नाम अमेरिका तो बहुत डेवलप कंट्री है, ये है फलाना है डिगड़ा है, भैया ये देख लो, आपको सीधे सीधे लिख रहा है पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्य में भागीदारी करने का संपूर्ण संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है, ये जो बहुत सारे कहते हैं ना, चलो आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, जो ये कहते हैं कि मेरी 10,000 यानी कि 2 लाख रुपए सैलरी है, 2 लाख रुपए कहते हैं, चलो मान लीजिए किसी की 5 लाख रुपए सैलरी है, 5 ये सो 1 मिनट, चलो हम 5 लाख रुपए सैलरी है। ठीक है, और वो कहता है मैं यूएस में हूँ और मेरी 5 लाख रुपए सैलरी है।
इंडिया में आके डींगे मारता है। अब वो 5 लाख और इंडिया के 1 लाख रुपए सैलरी है किसी की, ठीक है, इंडिया में 1 लाख रुपए सैलरी है। यहाँ पर 5 लाख रुपए में से, यानी कि 5 लाख को अगर हम कैलकुलेट करें तो सीधे सीधे मान के चलते हैं हम 1 लाख रुपए, सीधे सीधे मान के चलते हैं 1 लाख रुपए 10,000 $10,000 के आसपास बैठता है। यानी कि $1 100 रुपये का मान लिया। अगर $1 हमने 100 रुपये का मान लिया तो $10 कितने हो गए भाई? $10 हो गए 1,000 रुपये के, और फिर $100 हो गए क्या नाम 10,000 के। तो सीधे सीधे मान के चले $10,000 हो गए। 10,000 मतलब इसके बाद $50,000 है। और इसके पास कितना है हमारे इंडिया का? सीधे सीधे मान के चलते हैं, इसके पास क्या होगा? $1,000 है, ठीक है, रुपये है, ठीक है, रुपये को हम डॉलर में मान लिया। अब यहाँ से कहानी सुनो, ये जो है इस यानी कि यूएस वाला इस इंडिया वाले से गरीब है। क्यों गरीब है? यहाँ पर पीपीपी यानी कि पर्सन जो है वो उसका एक इंडेक्स होता है, यानी कि हर देश का पीपीपी इंडेक्स होता है। यानी कि यहाँ पर आपको एक समोसा, यानी कि एक समोसा, छोटा समोसा लेके चलते हैं, वो नॉर्मल यानी कि नॉर्मल स्ट्रीट पे या फिर कहीं भी अच्छी दुकान में, मान लीजिए बीकानेर पे मान के चलते हैं, या फिर कहीं मान लीजिए भाई आपके यहाँ फेमस दुकान है तो वहाँ 20 रुपये का मिलेगा, ठीक है, 20 रुपये का मान के चलते हैं हम। या फिर चलो और चीज़ मान के चलो, हल्दीराम पर छोले भटूरे कितने के मिलते हैं भाई? हल्दीराम और बीकानेर पर छोले भटूरे मिलते हैं 200 रुपये के मिलते हैं, ठीक है। यानी कि 200 रुपये का मतलब ये हो गया $2 के, इंडिया के $2 में आपको छोले, इंडिया यूएस के $2 में यहाँ पर छोले भटूरे मिल गए। अब वही चीज़ यहाँ पर आपको मिल रही है कितने में? $200 में, $200 में। यानी कि यहाँ पर 200 रुपये में मिल रही है और वहाँ पर $200 में मिल रही है। वहाँ पर इंडिया यानी कि यूएसए में आपने देखा होगा, यूएसए में नाई की दुकान होती है, यानी कि जिसे हम बार्बर कहते हैं भाई, बार्बर की दुकान होती है, वो $50 यानी $50 में बाल काटता है और टिप अलग से देनी पड़ती है, ठीक है, टिप अलग से देनी पड़ती है। तो $50 का मतलब कितना हो गया? अब 50 को 100 से इंटू कर दो, कितने हो गए? 50 को 100 से इंटू 5,000 में। और यहाँ पर 50 अगर अच्छे जगह चल जाओ तो 100 रुपये या 100 रुपये मान के चलो, 50 रुपये मान के चलो, तो यहाँ पर 100 रुपये में, यानी कि यहाँ पर कितने रुपये में काम हो गए? $1 में। और वहाँ पर कितने में काम हो गए? अब इस तरह से कैलकुलेट करते चल जाओ। वहाँ पर ऐसे नहीं मिलते केले, क्या नाम आपको, जैसे आप मान के चलो यहाँ पर दर्जन में केले लेके आते हो, ऐसे नहीं मिलते। वहाँ पर सुपरमार्केट में केले रखे होते हैं, ये 5 का बंच, 5 का बंच होता जाता है, 5 का 6 का, इस तरह से बंच होते हैं। टमाटर भी पैकिंग में मिलेंगे। फिर जो इस तरह की जो मार्केट है वहाँ पर, तो आप क्या सोच रहे हो कि ये अमीर है? भैया जो आपको आज से बाद में डींगे हाँकता मिले ना, उसकी डींगे इस तरह उतार देना। पीपीपी इंडेक्स का एक बार उससे पूछ लेना कि पीपीपी इंडेक्स के दरमियान आप हमें ये बता दो कि हमारे इंडिया में और आपके यूएसए में जो आप काम करते हो उसमें कितना अंतर है। वो अपने आप चुप बैठ जाएगा, अपने आप ये जो डींगे हाँक रहा है ना, वो इतने, उससे कह देना कि भैया चल इतना बता दे, एक छोले भटूरे की प्लेट, एक समोसे, 2 समोसे और एक गोलगप्पे की प्लेट कितने की है तेरे यहाँ, ठीक है, और एक बार मुझे बाल कटवाने हैं, इतना बता दे। और उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह देख लेना, और उसके हिसाब से अपने इंडिया की तनख्वाह देख लेना, बस। उससे और कुछ सवाल मत पूछना, ठीक है। जो ये कहते हैं अमेरिका में रह रहा हूँ, फलाना रह रहा हूँ, ढिकड़ा रहा हूँ, भैया अमेरिका में, यूएस, यूके में, कनाडा में, तो चलो कनाडा में लोग बाग रहते हैं। पता क्या करते हैं कनाडा में? आपने सुना भी होगा कि कैनेडियन जो होते हैं ना, कनाडा में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? कनाडा में रहते हैं और यूएसए में जॉब करते हैं। यूएसए में जॉब, यानी कि कनाडा, और आपको यूएस की तो कहानी पता ही होगी, ये तो सब ने, अगर आप एसएसटी टीचर हो तो आपको कनाडा और यूएस की तो कहानी पता ही है, पुल पार करके चले जाओ। तो कनाडा में रहते हैं और यूएसए में नौकरी करते हैं, यानी कनाडा वाले लोग यूएसए में सुबह क्या नाम जाते हैं, यूएस डॉलर कमाते हैं और इंडिया जो यूएस डॉलर को कैनेडियन में खर्च करते हैं। तो कैनेडियन जो है वो यूएस डॉलर, मतलब उन्हें क्या होता है? मुनाफा होता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। और कैनेडियन में
जब आप सुपर मार्केट में जाओगे, इंडियन सुपर मार्केट्स हैं, बहुत सारे सुपर मार्केट हैं, 3 कैनेडियन डॉलर से ऊपर की चीज़ नहीं है। तो इसलिए भाई देखो, यूट्यूब पे जो चीज़ें हैं वो अच्छी भी चीज़ें हैं और आप बुरी भी चीज़ें हैं। आप अच्छी चीज़ देखो तो समझ में आएगा कि अच्छी चीज़ में देश में क्या हो रहा है। ये जो डींगे हाँकने वाले जो चीज़ें, डींगे हाँकने वालों को से बात मत करो। जो अपन यानी कि डींगे हाँकने वाले जो होते हैं ना, वो आपका भविष्य ख़राब करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आप बीएड हो यार, बीएड का मतलब ये अपने आप को बिल्कुल ही एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलप करना। ये नहीं कि पर्सनैलिटी डेवलप करने का मतलब ये नहीं कि आप जो सूट बूट में पहन के घूमने लगो, वो नहीं। पर्सनैलिटी डेवलप करने का मतलब ये है कि आपको अपनी पढ़ाई से मतलब हो। ये नहीं कि आपको मैं अरमानी के जूते पहनूंगा, ये पहनूंगा, फलाना पहनूंगा, ये नहीं। उसका मतलब ये होता है कि आपका जो होता है डेवलपमेंट अलग ही हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है, ये जो गरीब और इसके बारे में बताया गया है, जो आपको बताएगा। फिर आता है 1931 में ये यंग इंडियन पत्रिका के में लिखित हुई गांधी जी की बात है। यानी कि एक तरह से ये छोड़ दो, ये इम्पोर्टेंट इसी के ऊपर लगाया था, तो ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है चौथा चैप्टर, यानी कि चौथा चैप्टर में बताया गया। चौथे चैप्टर में देखते हैं क्या बताया गया। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजाति के लोग रहते हैं, जैसे श्वेत, अश्वेत और किसी त्वचा के, यानी कि एक तरह से आपने देखा होगा ये आपका 2 अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये आपका अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, डिफरेंस क्रिएट है। ठीक है, श्वेत और अश्वेत लोगों के अनुसार, इसलिए यहाँ पर भेदभाव ज़्यादा है, यानी कि भेदभाव की जो चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा हैं। आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका की प्रजाति इस आधार पर अलग अलग समूह में बांटी हुई है कि वह कानून के मुकाबले श्वेत और अश्वेत, भारतीय अन्य प्रजाति के एक दूसरे संबंधी यानी कि एक तरह से बने हुए हैं। विभिन्न प्रजातियों के लोगों ने क्या करा है, एक तरह से सामना करना पड़ा है, और जैसे अमेरिका में सामना कर रहा है, तो आपको ये पता नहीं। इसमें कॉन्सेप्ट जो है, एक चीज़ें ध्यान करना, वह श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते हैं और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जाता है, जबकि वह अपनी भाषा को जुलू सीखना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। आगे चलते हैं। यानी कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक देश बनाया गया। याद कर लेना, लोकतांत्रिक देश बनाया गया। और नेल्सन मंडेला जी को गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अफ्रीका के गांधी जी। याद कर लेना। और ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन पूछा गया, तो नेल्सन मंडेला कौन थे, नेल्सन मंडेला कहाँ के थे, और नेल्सन मंडेला जो थे वो किस नाम से जानते हैं, गांधी जी के, यानी कि अफ्रीका के गांधी जी मानते हैं उन्हें। ठीक है, ये चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं आगे का उनसे चीज़ इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। विवाद का संघर्ष, ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें तो विवाद करना ही नहीं है। देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। इस चैप्टर में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। और फिर आता है 5वां चैप्टर। अब आते हैं पंचायत। भैया पंचायत कहाँ होती है सबसे हाँ, और एक और चीज़ मैं बताऊँ आज आपको कि आप ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको लोकतांत्रिक सरकार देखनी है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार देखनी है, यानी कि लोगों की सरकार देखनी है, तो पंचायत से अच्छा कोई आगे चीज़ नहीं है। यानी कि पंचायती राज जो है, पंचायती राज व्यवस्था जो है, उसके अलावा कोई भी आपको लोगों की सरकार या फिर एक तरह से डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। भूल कर भी आप ये सोच लो कि डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं, डेमोक्रेसी को देखना है तो आपको पंचायत के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो मतलब एक तरह से चुना जाता है, उसको लोगों की क्या लेनी पड़ती है, सहमति लेनी पड़ती है, और उससे लोगों के द्वारा पूछा जाता है। यहाँ पर आप पीएम का चुनाव या सीएम का चुनाव के लिए वोट देते हो, क्या आपसे सीएम और पीएम सलाह मशवरा करते हैं? नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है जो ग्राम पंचायत है या ग्राम सभा पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरह से लोकतंत्र का
एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। पंचायत पूरे गांव का ओके, इसमें हाँ यहाँ पर लगाया गया। फिर आए ग्राम सभा और पंचायत के क्षेत्रों में रहने वाले सभी वयस्कों को सभा होती है, यानी कि जो सभा होती है हो सकती है उसके, यानी कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या ज़्यादा गांव हो, जैसे कि इस उदाहरण में दिया गया है। तो आपको 18 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अधिकार है उसका वोट डालने का। ठीक है, और अब आपको पता है कि 21 साल की उम्र से आप पहले शादी नहीं कर सकते, लड़कियों के लिए एज आपको बता दी गई है। फिर आता है एक ग्राम पंचायत में कई वार्ड होते हैं, छोटे छोटे वार्ड होते हैं, में बटा होता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधित्व चुनता है जो वार्ड पंचायत के नाम से जानता है। एक साथ पंचायत के क्षेत्रों में लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं जो पंचायत के मुखिया होते हैं, और वार्ड पंचायत और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं जो 5 साल के लिए बनती है। ग्राम पंचायत एक सचिव होता है जो ग्राम सभा के सचिव को, यानी कि ये सब चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए। हाँ, एक बार ये बताओ, एक चीज़ पता होना चाहिए, जब पंचायत का जो चुनाव है और उसमें निष्कासित कर दिया जाए और उसके बाद तो यानी कि जब दोबारा चुनाव होगा तो दोबारा में चुनने के बाद उसके बाद 2 साल तक वो कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं आ सकता, ये चीज़ ध्यान रखना। वो वैसे इतना डीपली पूछा नहीं जाता, वो टीजीटी पीजीटी में ही पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत का नियंत्रण रूप एक तरह से ये आपको छोड़ दो, इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम की जो बर्बादी हो रही है, क्योंकि जो आपको पता है। फिर आता है ग्राम पंचायत का कार्य, ये पूछा जाता है। आमदनी और कार्य पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत के कार्य क्या है? सड़क बनाना, नाली बनाना, स्कूल, भवन, पानी, अन्य सार्वजनिक उपयोग भवनों को रख रखाव और इस तरह के। स्थानीय लोगों से क्या करना? लगान इकट्ठा करना, गाँव के को रोजगार प्रदान करना, ये सारे। फिर इसके जो है स्रोत कहाँ से आते हैं? आमदनी के स्रोत को घर और बाज़ारों में लगने वाला कर जो है, विभिन्न सरकारी जो चीज़ें हैं उससे, यानी कि योजना से जो धनराशि प्राप्त हुई वो समुदाय के काम में लगने वाला जो है सामान के जो कर मिलता है उसके आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार का एक पहला स्तर है। पंचायत के बाद दूसरा स्तर कौन सा है? विकास खंड होता है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद या तीसरा स्तर माना जाता है। तो इसे तीनों को लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आता है गांव का प्रशासन। गांव के प्रशासन में इसमें भी एक कहानी दी गई है, जो ये दोनों लोग जमीन के ऊपर लड़ रहे थे, फिर इसके जो एफआईआर हुई, एफआईआर ये आपने कहानी पढ़ी हुई है तो इसलिए मैं बताने की जरूरत नहीं। अब आती है एफआईआर की बात। एफआईआर क्या है? यानी कि थाने का क्षेत्र, पुलिस थाने का क्षेत्र, ये थाने का, हर पुलिस थाने में एक कार्य क्षेत्र होता है, इसके में नियंत्रण होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, आपको पता होना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, ज़मीन को नापना और रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इलाकों में अलग अलग नाम दिया गया है। पटवारी कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी और कहीं ग्रामीण अधिकारी को कानूके भी कहा जाता है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत के मैप होता है। अलग अलग तरीके से कई जगहों का वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है जिसे जरबी कहते हैं, और अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसे, यूपी में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपी में तो खासकर पूछे जाते हैं। इस तरह का मैप होगा, आपने अगर कोई गांव में रह रहा होगा तो गांव में देखा भी होगा कि इस तरह का मैप आपको दिया जाता है। इसमें ये छोटे छोटे, और पटवारी की एक बार जॉब निकली थी तो, और पटवारी की जॉब में भी आपको पता ही क्या हुआ था, बोलने का जिक्र तो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं उस चीज़ का। आगे चलते हैं। भारत में सभी राज्यों में जेल में बटे हुए हैं ज़मीन के जुड़े मामले वैसे एक तरह से आपको बताया कि क्या बोलते हैं, तहसील में मिलते हैं। यानी कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना, कोर्ट का मतलब क्या है? कोर्ट मतलब जिसमें जो हम पहनते सूट वूट में वो होता है कोर्ट, और तहसील का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी जगह की सारी चीज़ें, जगह की और आपके जाति प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें
आपको तहसील में मिलेगी, यानी कि तहसील में होता है। फिर आता है आपका एक नया कानून हिंदू अधिनियम 2005। ये हिंदू 2005 में क्या कहा गया, सीधी सीधी बात ये है भैया, इसको इतना बड़े को मत पढ़ो, छोटा रूप में, कि आज के टाइम पर जो है जो औरत है उसको भी अपने पिता की क्या ज़मीन में हक मिलने की बात कही गई है 2005 से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, या आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर है इसमें शायद से, हाँ, नगर प्रशासन। अब नगर की बात आ गई भैया, हम कहाँ चले गए, पहले इसमें ग्राम में चले गए, फिर इसके बाद इसमें आ गए, अब आ गए नगर में, यानी कि अब शहर में आ गए। अब शहर में घूमेंगे, चलो शहर में क्या होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में घूमेंगे। चलिए नगर निगम के जो क्या होता है, नगर निगम, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा गया है। हर वार्ड में एक पार्षद होता है। क्या होता है, पार्षद आपसे कुछ पूछने लगे तो पार्षद कहाँ है आपका, शहर में। फिर आता है जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद के संपर्क करते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। पार्षद कहाँ है, शहर में। नगर निगम के को पैसे कहाँ से मिलते हैं, वही सारी चीज़ आपको बताई गई हैं। जो टैक्स लेता है वो इधर उधर से, जो आपके जो सरकार देती है वो आ गया, दुकानों का जो टैक्स होता है, होटलों का जो टैक्स होता है, मनोरंजन के लिए जो टैक्स होते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं इसके नगर निगम में। आपने देखा होगा नगर निगम का बाज़ार होते हैं, संडे बाज़ार, ये मान लीजिए संडे बाज़ार है, लगता है आपके यहाँ फ्राइडे बाज़ार है, लगता है आपके यहाँ मंडे बाज़ार है, लगता है आपके यहाँ। इन तीनों बाज़ार में आपके ने देखा होगा कि जो एक डंडा सा ले घूमते रहते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि एक मोटी सी गड्डी में एक आदमी पैसे इकट्ठे करता फिर हो जाता है सबसे, यानी कि पैसे इकट्ठे करता घूमता जाता है कि नहीं भाई। जब बाज़ार गए होगे तो देखा होगा कि नहीं, पैसे इकट्ठे करता रहता है, 20 रुपये 30 रुपये सबसे ऐसे लेता रहता है। तो वो क्या होता है, वही आपका नगर निगम का जो है पर्ची कटती है भैया, वो पर्ची कटती है। पैसे जो आप जगह पर जिस जगह पर लगा रहे हो उसकी जो है पर्ची कटी है, हर व्यक्ति की पर्ची कटती है, उसे कहते हैं नगर निगम का कर। ठीक है, और इतनी आसानी से मैं और बिल्कुल खोल के क्या बताऊं आपको, पर इतना ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है ये आता है 1994 में सूरत के शहर में ये प्लेग वाली जो कॉन्सेप्ट है, आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दो इसे, चंडीगढ़ का हवा में फैल गया था, ये आपको छोड़ दो, ये अभी हमारा पूछा नहीं जाएगा। देखते हैं और कोई इनसे इम्पोर्टेंट। शहर के लोग, बहुत सारे लोग नौकरी के लिए घूमते हैं, ये भी छोड़ दो क्योंकि ये, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये लिख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आया ही है। भारत सरकार ने देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया। स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय अधिनियम के तहत विद्यार्थियों को बीच स्वच्छता की साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में गतिविधियों भी चलाई गई, जो अपने एक तरह से नगर पालिका और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका लास्ट चैप्टर होगा आजीविका तो आपको पता ही भैया, आजीविका भाई पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो, आजीविका के लिए कर रहे हो। तो आजीविका क्या है, जिससे पैसा आएगा, जिससे आप अपने शौक़ पूरे करोगे। ओके, जिससे आप शौक़ पूरे करोगे, जिससे आप क्या करोगे, अपनी गाड़ी खरीदोगे। ठीक है, वो क्या है, आपकी आजीविका। कलीपट्टू गांव तमिलनाडु के में समुद्री तट के पास एक गांव है कलीपट्टू, यानी कि कई लोग कई तरह के काम करते हैं, जैसे टोकरा बनाना, बर्तन बनाना। इसमें सिर्फ ये 2 चीज़ याद कर लेना बस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया, तुलसी का ये छोड़ दो, तुलसी हमें कुछ नहीं करना। शेखर क्या करता है, हमें कुछ नहीं करना। ये कहानी बताई गई है, कहानी हमें कोई बात नहीं करनी है हमें, वो चलो जो हमारे काम की चीज़ है। भारत की खेतिहर मजदूर छोड़ दो, इम्पोर्टेंट नहीं है। नागालैंड, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। नागालैंड में सीढ़ीदार खेत है, इसे लिख लो बस। ठीक है, सीढ़ी यानी कि एक तरह से सीढ़ीदार खेत है। यहाँ के गांव में जिसका नाम चिजामी है, वह नागालैंड में जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चाखे संघ समुदाय में ईड़ी नुमा खेत
रहते हैं। इसका मतलब यह है कि पहाड़ी ढलान की तरह से, एक तरह से जैसे दिखाई गई है सीढ़ी ऐसे होती है, ऐसे यानी कि आ रहा है। और रुक जाओ एक मिनट, ये पहाड़ है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, इस तरह से सीढ़ीदार खेत है। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है, आपको पता होना चाहिए जो सीढ़ीदार खेत के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, चलते जाएंगे। फिर आता है कैटेमरीन यानी कि मछली की खास तरह की छोटी नाव। ये आपको देख लेना, और ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्थानीय बाजार में मछली बेचती औरत। चलिए, सबसे ज़्यादा कहाँ की औरतें मछली बेचती है, कोई बता सकता है? जहाँ की ममता दीदी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है 9वां चैप्टर, शहर के क्षेत्र में आजीविका। अब भैया शहर के क्षेत्र में आजीविका के साधन तो बहुत हैं। IT कंपनी में कोई काम कर रहा है, कोई क्या नाम की स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई कहीं पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर और एक तरह से महानगर हैं। इसमें चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, प्रत्येक महानगर में 10,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलो। फिर आगे ये रिक्शा वाले की बताइए बात, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही पढ़ेंगे हम, फालतू की चीज़ नहीं पढ़ेंगे। फैक्ट्री छोड़ दो, इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखते हैं। निशान तो लगे हुए हैं आपके। बुढ़ापे के लिए बचपन, ये छोड़ दो। ये IT कंपनी की बात कही गई है, महानगरों में कॉल सेंटर होते हैं, इसमें कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो आपका ये आपकी देख लो, आज आपकी क्लास 6th की जो है आपकी पोल साइंस भी ख़त्म हो गई, यानी कि ये आपका इम्पोर्टेंट था, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो आपकी ज्योग्राफी ख़त्म हो गई, आपकी हिस्ट्री ख़त्म हो गई, और आपकी पोल साइंस ख़त्म हो गई। तो अब आप कल हम पढ़ेंगे क्या, 7th क्लास की, यानी कि 7th क्लास की वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इस तरह से पढ़ते चल जाएंगे। और आपका 20 तारीख का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको पूरा प्रिपेयर करा जाएगा, आप जिससे तैयारी कर सको। और 10 तारीख से CDP का टेस्ट होगा, यानी कि CDP का टेस्ट इसलिए होगा क्योंकि CDP के बिना भैया सीधे मान के चलो कोई भी एक कह दे कि क्या नाम CDP नहीं है। मैं आपको एक वर्ड में बताता हूँ, 150 का पेपर है आपका, 75 नंबर की आपकी CDP आती है। अब 75 नंबर की CDP कैसे आती है तो भैया आपकी 30 नंबर की CDP है, पर हर सेक्शन को जो आपके पेडागोजी के नाम पे आता है ना, वो आपका साइकोलॉजी है, हर सब्जेक्ट की साइकोलॉजी मान के चलो, उस इसलिए 75 नंबर है। ठीक है, 75 नंबर हर, मैं तो एक मान के चलता हूँ 75 नंबर हर व्यक्ति के हाथ में। और 75 नंबर को अगर CTET में अगर आप 75 नंबर से नहीं गेन कर पा रहे तो आपको एक तरह से परेशानी का सामना। देखो 75 नंबर फ्री के इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि वो फ्री के इसलिए भाई 75 नंबर में से मान लो 70 नंबर तो आपके, क्योंकि इसमें से थॉट वॉट भी है। 75 नंबर अगर आप पेडागोजी को पेडागोजी बहुत ही आसान चीज़ है, पेडागोजी से एक तरह से बिल्कुल ही आसान चीज़ है जिसे हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टैग वर्ड इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, और टैग वर्ड्स मैं आपको करा दूंगा जिससे आपको इस दुख का सामना ना करना पड़े। ठीक है, और टैग वर्ड से आपको चीज़ें भी समझा दूंगा जब टेस्ट लूँगा। ठीक है बच्चे, चलिए आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।